नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मुन्ना यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आपने देखना शुरू कर दिया मुन्ना यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और धीरे धीरे ही सही, लेकिन चैनल को आप लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास जारी किया है। और हम अभी आपको जो नया सीरीज इसमें जोड़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ एडिटोरिया का 5000 क्वेश्चन आएगा। एडिटोरिया का 5000 बहुवैकल्पिक प्रश्न वाला जो बुक है उनका सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, अभी ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का है, एसएससी का है, रेलवे है, बैंकिंग है, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनमें टोटल 100 सेट है। इसमें जो है लगभग 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें विषयवार दिया हुआ है और ये एनसीईआरटी के आधारित प्रश्न इसमें दिया हुआ है। इसको हम एक तरफ से देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे इसमें जितने भी 100 सेट है, 100 सेटों को एक एक सेट करके आप लोगों के बीच लाएंगे। और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं 5000 प्लस बहुविकल्पिक प्रश्न है। 5000 प्रश्न को जब पूरा करेंगे उनके साथ स्मरणीय तथ्य भी दिया गया है। देख सकते हैं इस पीडीएफ में ही कि स्मरणीय तथ्य जैसे इसमें दिया हुआ है, इस तरीके से भी बहुत सारा स्मरणीय तथ्य भी इसमें आपको संकलन किया जाएगा। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरिया का ये पहला सीरीज होगा। एडिटोरिया सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो बुक है, पहला सेट होगा। पहला सेट में पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि उसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न में भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। तो इसको हम याद करेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। जैसे यहाँ पढ़ते हैं भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था, तो ये है 31 दिसंबर 1600। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल था। इसमें 4 नाम दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद राणाडे और ये बिपिन चंद्र पाल। आप लोग जहाँ तक जानते हैं उग्र राष्ट्रवादी जो थे लाल बाल पाल के नाम से विख्यात थे। तो इसमें लाल बाल पाल तो तीनों हैं और चौथा जो एक अलग आंसर दिखाई दे रहा है वो गोविंद राणाडे है। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो इसमें जो था सब परिणाम ठीक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक जो हुआ था वो था कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति। मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का जो आरंभ किया था ये बहुत ही घातक सिद्ध हुए थे। और अगला प्रश्न पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुरुआत किया था वो विनोबा भावे थे, साथ में जवाहरलाल नेहरू थे। शायद रॉन्ग हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू थे। आप लोग करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में देंगे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था, तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो। और 5वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्थाएं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे उसकी पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्थान कौन थी, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन याद रखेंगे। और 6ठा प्रश्न है साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनका डायरेक्ट हम सही आंसर पढ़ेंगे, वो सही आंसर होगा इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। साइमन कमीशन जो था ये विधायिका जो द्विसदनीय विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया था केंद्र में। 7वां प्रश्न पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी जो थे ये लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। 8वां प्रश्न है भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था, तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। भारत पर जो हुनों का आक्रमण हुआ था ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय
पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय याद रखेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो यह मुंडकोपनिषद से है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से संग्रहित है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु जो है महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? ये महायान से है। महावस्तु जो है महायान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर जो उपासना भवन बनाए थे उनका नाम था इबादत खाना। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन को क्या बोलते हैं हम लोग? इबादत खाना बोलते हैं। अगला है 13वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में। बैजू बावरा और तानसेन किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के। अगला प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। न्यू कैसल पोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हम देर ना करते हुए मतलब सही आंसर को पढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन से सही हैं? तो ये है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी अगर पूछा जाएगा तो वो विषुवत रेखा पर होती है। 16वां प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर अगर देखेंगे तो ये पहाड़ियाँ जो ये सारा पहाड़ी दक्षिण भारत में है, लेकिन उसमें भी जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो पहला पहाड़ी यहाँ मिलेगा नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नालाई पहाड़ी। नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? यह है कोसी नदी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आप लोग बताएंगे बंगाल का शोक किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? यह है लेटेराइट। अनुर्वरक जो हो जाता है लोहा का अधिक मात्रा होने के कारण यह है लेटेराइट। अगला प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य है इसमें। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश जो है एक कण प्रकृति का है और ये प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। 20वां प्रश्न देखेंगे, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये किण्वन की प्रक्रिया होती है। याद रखेंगे, बहुत ही मतलब ये हल्के क्वेश्चन गलत होने की चांस होती है। ऐसे ऐसे प्रश्न अगर बार बार देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और एग्जाम में कम चांस होता है गलत होने की। बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला पढ़ते हैं, एक वर्ग में ऊपर की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कण, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कण कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, धूलकण होता है। वायुमंडल में प्रकाश जो विसरण करता है ये धूलकण के कारण करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। यौगिक तभी संभव होता है जब दो समान अनुपात में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो और ऑक्सीकरण जब होगा तो बस वो 0 रहेगा उसका ऑक्सीकरण। यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक का। सर्प विषरोधी, सांप काटने पर जो विषरोधी सुई दिया जाता है उसमें स्वर्ण यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। दाब का विमीय सूत्र क्या है? m(l)⁻⁻1 t(k)⁻2। दाब का सूत्र जानते हैं, बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब का। बल का हो जाता है ma, F बराबर ma होगा, ma बटे इसके बाद क्षेत्रफल का एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। बस काट कूट करके फिर इसको विमीय सूत्र बनाएंगे तो m(l)⁻1 t(k)⁻2 होगा। जैव सेल क्या है? जैव सेल जो है कोयला है। जैव सेल क्या है? कोयला है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम। याद रखेंगे, ये बहुत ही मतलब कि
चुनिंदे प्रश्न में से है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न में से। याददाश्त का संबंध जो मस्तिष्क से किस भाग से है, तो सेरेब्रम से है। अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। ऑर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स होता है। ये जीवाश्म पक्षी का नाम है। ये ऐसा जीवाश्म पक्षी का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसे अन्य विशेषताएं होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा, तो ऑक्सीजन होगा। आप जानते हैं मेरे ब्लड में ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण से ब्लड चलता है। ऑक्सीजन के कारण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, प्राक्कलन समिति का सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो ये भारत के संसद द्वारा एक विधेयक पास करके ही संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। भारतीय संविधान में आप हमको बताएंगे संचित निधि का कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है। भारतीय संविधान में विधि के समक्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि के समक्षमता का अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है, तो ये भाग 20 में है, वो आर्टिकल 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 और भाग 20 में दिया गया है। 36वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। फिर से पढ़ते हैं, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, दल बदल निरोधक अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां नंबर, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। उसके अध्यक्षता में किसके अध्यक्षता में किया गया, तो ये लॉर्ड मैकाले थे। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, ये है गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में कौन सी औषधि और क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, तो ये है गुलाबी क्रांति। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है, तो ये है IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक का स्थापना एक ही समय में 1945 के W बुश के समय में किया गया था। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है, तो ये है IMF और वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये 1949 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो BD सावरकर का। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो ये BD सावरकर का है। किसी को नहीं मारेंगे, हेडगेवर, गोवलकर और मुंजे कोई भी नहीं थे, ये BD सावरकर का था हिंदू राष्ट्र का विचार। भारत में आय, अगला प्रश्न है, भारत में आय कर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में जो आयकर है ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। और 43वां देखेंगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न 44वां में, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो मलखम्ब से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो ये मलखम्ब से है।
45वां प्रश्न को देखते हैं। नीपक आंदोलन के प्रणेता थे। नीपक आंदोलन के प्रणेता जो थे दादू दयाल थे। नीपक आंदोलन याद रखेंगे, दादू दयाल। दरकमा सिक्का किसने चलाया? तो ग्रीकों ने चलाया था। दरकमा सिक्का जो है ग्रीक ने चलाया था। 47वां नंबर है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष एक एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ये खादर कहलाता है। बाढ़ के दौरान, अच्छा, इसको हम खादर कहेंगे, जो कि बाढ़ के दौरान जो हर वर्ष नए मिट्टी जो आता है, गाद लेके आता है, वो खादर कहलाता है। और अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होती है, इसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन कहते हैं, थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। 49वां प्रश्न है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से है। 50वां प्रश्न है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह अर्नाल्ड टाइमबी है। टाइमबी अर्नाल्ड टाइमबी को इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। अब आते हैं 50 प्रश्न। पहला सेट खत्म हुआ और इसके जितने भी स्मरणीय तथ्य हैं उसको एक बार पढ़ते हैं, और एक बार नहीं, दो बार पढ़ते जाएंगे ताकि याद होता चले जाए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिलते हैं, तो ये दमदमा से है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिलते हैं, तो ये दमदमा से है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रुजहोम से हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रुजहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं ब्रुजहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है ब्रुजहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन और लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन और लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदारो से। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मिला है मोहनजोदारो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो धौलावीरा था। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोदा में। सिंधु घाटी के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोदा में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पिग्गट ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पिग्गट ने।
इस तरह से आज मैं पहला वीडियो में एडिटोरिया के जो बहुवैकल्पिक प्रश्न वाले 5000 प्रश्न के संकलन है, उनमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में संकलित किया गया है। विषयवार स्मरणीय तथ्य भी संग्रहित किया गया है। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेट जाए। इसका 100 सेट है, आज पहला सेट है। ऐसा ही एवं प्रकार से रेगुलर रूप में आपको एक से लेकर 100 तक सेट, सारे सेटों को कराया जाएगा। और इससे जितने भी जीके जीएस है वनडे एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम में जीके जीएस यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावनाएं होती है। ये एक तरह से रिकॉल करने और रिवाइज करने के लिए ये सेट बनाया गया है। और जिन लोगों को बेसिक पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज करने में बहुत ही लाभदायक ये हो गए ये वीडियो। और ऐसे ही आप लोगों के बीच में आगे भी आपके बीच में आते रहेंगे। जीके जीएस को भी एक, मैं जहाँ तक देख पाया हूँ एडिटोरिया का ये सेट बहुत अच्छे हैं, जो कि जीके जीएस को पूरा अच्छे से कवर किया गया है लगभग में। तो ये कर लेने से भी आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही लाभप्रद होगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एवं प्रकार से बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे जीके जीएस का वेटेज रहता है, जीके जीएस से प्रश्न पूछा जाता है। इनको आप देखें और बार बार इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और जितने भी लोग हैं इसमें इसके कमेंट बॉक्स में आके अपने हाजिरी दें कि मैं कैसा लगा नहीं लगा, और इस वीडियो में आप आके बताएं कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूं। अभी मैं छोटा सा शुरुआत किया हूं, करंट अफेयर्स की सीरीज़ ला रहा था। स्टेट की वजह से मैं अपना करंट अफेयर्स की सीरीज़ को रोक के रखा हूं, लेकिन बहुत जल्द ही करंट अफेयर्स की सीरीज़ को भी स्टार्ट करूंगा। तत्काल में मैं जीके जीएस का ये कैप्सूल जो कहेंगे, कैप्सूल का ही काम करेंगे, टॉनिक का काम करेगा, ये आप लोगों के बीच में परोसते जाता हूं। और इसके अलावा इनके अलावा एसपीडी के भी करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करता रहता हूं। जैसे ही एसपीडी के पूरे होंगे तो एडिटोरिया के भी करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। आप लोगों को मुन्ना यादव ऑफिशियल चैनल से जितने भी फ़ायदे होंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे और सराहना करेंगे, ताकि और भी अच्छे से ये वीडियो बना सकें, आप लोगों के बीच ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।